गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है एनिमल टैक्सोनॉमी, जंतु वर्गीकी। जंतु वर्गीकी एनिमल टैक्सोनॉमी, ये अपना आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम पढ़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो मैं आपके सामने परिचय के रूप में उन टुकड़ों को बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ। आप देखिए, सबसे जो पहला परिचय का बिंदु रहेगा वो रहेगा अपना परिभाषा। दूसरा बिंदु रहेगा अपना वर्गीकरण के सिद्धांत। तीसरा बिंदु हम लेंगे वो है अपना नामकरण पद्धति। उसके बाद जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा वर्गीकरण के आधार। उसके बाद रहेगा अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण, जिसमें कौन कौन से जीवों के समूह की बात करेंगे मेंशन कर रहा हूं। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलीफेरा, फिर पढ़ेंगे अपन सिलेंट्रेटा, फिर पढ़ेंगे अपन प्लेटी एलिमेंथीज, फिर पढ़ेंगे अपन एस्के एलिमेंथीज, फिर पढ़ेंगे अपन एनेलिडा, फिर अपन पढ़ेंगे आगे आर्थ्रोपोडा, फिर रहेगा मोलस्का, मोलस्का के बाद में इकाई नोड मेटा, फिर रहेगा हेमिकॉर्डेटा। ये अकशेरुकी जीवों के वर्ग हैं। यहाँ इनोफोरा पढ़ेंगे, उसके बाद में प्लेटी एलिमेंथीज आएगा। तो ये सारे अपने पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनोफोरा, प्लेटी एलिमेंथीज, एस्के एलिमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडमेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये पढ़ेंगे अपन नॉन कॉर्डेट के अंदर। फिर पढ़ेंगे अपन कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, फिर पढ़ेंगे कॉर्डेटा जीवों का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे दो ग्रुप, एक पढ़ेंगे महावर्ग स्पीसीज और दूसरा पढ़ेंगे महावर्ग टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में आता है
एम्फीबिया, बैक्टीरिया, एबीज और मैमलिया। इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, फिर कॉर्डेटा जीवों का वर्गीकरण, उसके बाद में कौन कौन से दो वर्ग हैं, उनके दो वर्ग है, महावर्ग पीसीज, महावर्ग टेट्रापोडा, पीसीज वर्ग है मछली वर्ग और टेट्रापोडा वर्ग है एम्फीबिया यानी मेंढक वर्ग, रेप्टिलिया यानी सर्प वर्ग, एबीज मतलब पक्षी वर्ग, मैमलिया मतलब स्तनी वर्ग। इनके बारे में अपन यहाँ जानकारी लेंगे। तो ये चैप्टर का इंट्रो है, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा, वर्गीकरण किसे कहा जाता है? तो एक निश्चित पद्धति के अनुसार समानता तथा पारस्परिक संबंधों के आधार पर जीवधारियों को अलग अलग समूह में अध्ययन के लिए बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वापस देखना, समानता तथा पारस्परिक संबंधों के आधार पर जीवधारियों को अध्ययन के लिए अलग अलग समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है जीवों की जानकारी प्राप्त करना, जीवों के बारे में, ताकि हम उनका अपने लिए और अधिक अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उपयोग कर सकें। तो ये है इसकी पहला पॉइंट, परिभाषा। वापस समझ में आई होगी। वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण किसे कहा गया? जीवों को समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर जीवधारियों को अलग अलग समूहों में बांटना। पहले अपन बात कर चुके हैं कि वर्गीकरण की जो सबसे पहले जो नींव रखी थी वो रखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्गीकरण के सिद्धांत। तो वर्गीकरण के सिद्धांत के अंदर वर्गीकरण की नींव किन किन वैज्ञानिकों ने रखी थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नींव रखी थी वर्गीकरण की वो थी अरस्तु। अरस्तु ने धरातल पर जीवों को दो बिंदुओं के आधार पर बांटा। सबसे पहला था अरस्तु, इन्होंने दो बिंदुओं के आधार पर बांटा। एक तो बांटा उसने रक्त के लाल रंग की उपस्थिति या अनुपस्थिति, इस आधार पर जो दो वर्ग बने वो बने थे एक तो बने थे एनेइमा और एक इनेइमा। एनेइमा लाल रंग नहीं, मतलब अरस्तु के अनुसार रक्त का लाल रंग वर्गीकरण का मुख्य आधार रहा। उस आधार पर दो वर्ग बने, एनेइमा और इनेइमा। एनेइमा संघ के जो जंतु बने हैं उसमें उनका क्या था कि रक्त का रंग लाल नहीं होता था, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सदस्य इस वर्ग में रखे गए। बात समझ में आ गई। एनेइमा को उसने फिर दो भागों में बांट दिया। एक रखा उसने जरायुज और एक रखा उसने अंडज। जरायुज में जो बच्चे देते हैं, अंडज में जो अंडे देते हैं, बच्चे देने वाले स्तनी, ठीक है, अंडे देने वाले मत्स्य, पक्षी, सरीसृप, ये वर्ग उसने शामिल कर रखा और इन जीवों के रक्त का रंग लाल होता था। ये अरस्तु के रक्त के रंग के आधार के ऊपर वर्गीकरण किया। दूसरा उसने किया आवास के आधार पर। आवास के आधार पर इसने तीन वर्ग बना दिए, जल, थल और नभ, यानी जो जलीय जीव, जो स्थलीय जीव और जो वायवीय जीव। ये रखा किसने? अरस्तु ने।
लेकिन इसमें कई कंफ्यूजन थे, कई प्रॉब्लम्स थी, तो इस सिद्धांत में फिर बाद में बदलाव हुआ। उसके बाद वर्गीकरण के इतिहास में जो दूसरा नाम आया वो आया जॉन रे। ये भी एक बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने जाति की संकल्पना प्रस्तुत की, मतलब इन्होंने ये कहा कि जीवों को एक जाति के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। फिर इसमें तीसरा नाम जो वर्गीकरण में आता है वो आता है स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। द्विनाम पद्धति के जो जनक थे वो कैरोलस लिनियस थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण के सिद्धांत के अंदर तीन साइंटिस्टों का मूल मत था। अरस्तु सर्वप्रथम के आधार पर, जॉन रे जाति की संकल्पना, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की। अब करते हैं अगला बिंदु, जाति। अब जाति किसे कहा जाए, तो जाति वर्गीकरण की सबसे मूल और सबसे छोटी इकाई है। जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के अंदर कुछ विशिष्ट पदानुक्रम होते हैं। इन पदानुक्रमों को टैक्सा कहा जाता है। तो उसमें सबसे छोटा जो वर्ग होता है उसे कहते हैं जाति। ठीक है, और सबसे बड़ा जो वर्ग होता है उसे बोलते हैं जगत। वर्गीकरण का सबसे छोटा जो वर्ग है वो है जाति, और सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो होता है जगत। धरातल पर दो जगत है, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जाति। तो लिनियस के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है जिसमें सम्मिलित जंतुओं में आकारिकी समानताएं अधिक होती है, जिनमें उनके अंदर आकार संबंधी समानताएं बहुत अधिक पाई जाती है। अतः जाति वह समूह है जिसके सदस्यों में कुछ निम्न विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले विशेषता ये होती है कि एक जाति के सदस्य वही होंगे जिनके मध्य प्रजनन क्रिया संभव है। एक जाति के जीवों में प्रजनन क्रिया होती है। दूसरा जाति का जो आधार रखा गया वो रखा गया था कि संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टि से जीव कैसे होते हैं, समान होंगे, वो एक जाति के सदस्य होंगे। तीसरा जो बिंदु रखा गया था वह रखा गया था कि एक विशेष जीन कोश एक जाति के जीवों में उपस्थित होंगे। जीन पूल, ताकि उससे एक जाति के जीवों की विभिन्नता देखी जा सके कि वह उसके समकक्ष है या उससे पृथक है। फिर बात करते हैं एक जाति के सदस्यों के मध्य प्रजनन क्रिया होने पर उनके समान संतति उत्पन्न होती है, और अगर विपरीत जाति के जीवों के मध्य जनन क्रिया करवाई जाती है तो या तो जनन क्रिया होगी नहीं, और अगर संतान उत्पन्न होती है तो वह पुनः संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती है। मतलब ये एक जाति का सदस्य है और ये अन्य जाति है, इनके मध्य क्रॉस करवाया, संतान पैदा हुई, पॉसिबिलिटी होती है या तो जनन क्रिया होगी नहीं, और अगर संतान उत्पन्न होती है तो ये संतान आगे संतति पैदा नहीं कर सकती। ऐसी संतति को बोलते हैं बंध्य। तो ये कैसा होगा, बंध्य संतान पैदा होती है। तो इस जाति की मूल 4 विशेषताएं हैं जो वापस रिपीट कर रहा हूं। जाति के जीवों के मध्य प्रजनन क्रिया हो सकती है, उनका एक निश्चित जीन पूल होता है, उनके संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टि से कैसे होता है, समकक्ष होते हैं, और जाति के जीवों के मध्य मैथुन क्रिया होने पर उनके समान जीव मिलते हैं जो वापस अपने समान संतति पैदा कर सकते हैं। और अगर अलग अलग जाति के जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाएगा तो संतान पैदा नहीं होगी, और अगर होती है तो वो बंध्य होगी।
ठीक है, ये जाति की मुख्य अवधारणा। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है वो है नामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति कि धरातल पर जीवों का नामकरण कैसे रखा जाए, क्या नाम होना चाहिए, उस नाम के अंदर क्या क्या जो विषमताएं हैं, समानताएं क्या होनी चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो नामकरण संबंधित कुछ नियमावली प्रस्तुत की गई थी। उस नियमावली के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों का नाम अलग अलग होना चाहिए। सभी जीव, जितने भी धरातल पर जीव है, उनका नाम समान नहीं होना चाहिए, उनका नाम पृथक पृथक होना चाहिए। पृथक पृथक नाम, ये सबसे मुख्य बिंदु है कि धरातल के सभी जीवों का नाम कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, प्रत्येक जंतु का वैज्ञानिक नाम केवल एक ही हो। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम एक ही होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम केवल एक ही होना चाहिए, चाहे अलग अलग भाषाओं में उसे कुछ भी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम एक ही होना चाहिए, चाहे स्थानीय भाषा में उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्सल लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, एक के स्तर पर मानी जानी चाहिए। फिर बात करते हैं आगे, कैरोलस लिनियस ने जंतुओं के नामकरण की दिशा में जो पहल करते हुए एक बात रखी थी, वो रखी थी कि द्विनाम पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें दो नाम, पद में दो नाम होने चाहिए। नाम, द्विनाम पद्धति, जिसमें से प्रथम पद वंश और द्वितीय पद जाति को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जैसे मानव की बात करें, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो ये जो होमो है, ये इसका क्या है, वंश है, और सेपियंस मानव की क्या है, जाति। ठीक है, कितने पद होने चाहिए, दो पद। पहला पद वंश को, दूसरा पद जाति को प्रकट करने वाला होना चाहिए। वर्गीकरण में प्रयुक्त पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का होना कंपल्सरी है। वंश को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा जाति के नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। जैसे देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, तो कैसे लिखा जाएगा, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर इसको ऐसे लिख दिया, वंश को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में और जाति को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। जैसे होमो सेपियंस, ये नाम लिखा है, ये गलत है, सही कैसे लिखना होगा, होमो सेपियंस। ये
और ये, इनमें ये लेटर पहला अक्षर हमेशा बड़ा और जाति का पहला अक्षर हमेशा छोटा। ये अक्षर बड़ा और ये अक्षर छोटा लिखा जाएगा। अगर दोनों बड़े लिखे तो ये नाम कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देंगे कि नाम का पहला अक्षर वंश का वो बड़ा होगा, जाति का पहला अक्षर छोटा लिखा जाएगा। ठीक है, पहला ही अक्षर बड़ा होगा, बाकी सारे अक्षर छोटे लिखे जाएंगे। इन चीजों में ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जब भी नामकरण को हाथ से लिखेंगे तो उन्हें लिखते वक्त उनको अंडरलाइन करना होगा। दोनों पदों को अलग अलग लाइन से अंडरलाइन करना होगा। अगर इसको ऐसा रखा गया तो ये गलत होगा और इसको ऐसे अंडरलाइन करना आवश्यक है, तभी इसे सही माना जाएगा। और अगर अंग्रेजी भाषा के अंदर ये मशीन से प्रिंट होते हैं, टाइप से प्रिंट होते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट होते हैं, तो इटैलिक भाषा में लिखे होंगे, इटालियन भाषा में। जैसे आपको नोट्स में हम लोग भेजेंगे, उसमें वो जो नाम लिखा होगा वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा होता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा होता है। जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक में, और अगर हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन, और अगर सपोज करो कि ये प्रिंटेड है तो ये कैसा होना चाहिए, ये इटैलिक भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये इसके मुख्य कुछ बातें हैं। फिर अगली बात करते हैं, वंश का नाम लिखते समय जब वंश का नाम होता है वो किसी दूसरे जीव के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। जाति का नाम एक से अधिक जीवों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। जैसे नाम बताता हूं मैं, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। पहला पद वंश को, दूसरा पद जाति को दर्शा रहा है। ये इसका वंश है, ये इसका जाति है। मस्का डोमेस्टिका ये नाम है घरेलू मक्खी, और ये नाम है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। अब आप देखो, इसका जाति का नाम और इसका जाति का नाम दोनों एक है। जाति के नाम समान हो सकते हैं लेकिन वंश के नाम समान नहीं होंगे। मस्का वंश का सदस्य मक्खी है और फेलिस वर्ग की बिल्ली। तो ये चीज ध्यान देने की है। तो ये वर्गीकरण संबंधी कुछ नियमावली है जिसके आधार पर इनका वर्गीकरण, इनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये था वर्गीकरण के जो नामकरण पद्धति के नियम थे, ये नियम थे, ये हमने पढ़े।